डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अमीर खुसरो पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने अमीर खुसरो के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके बाद उसकी दो प्रमुख रचनाओं कैरानुस्सादैन और मिफ्ता उल फतेह के बारे में पढ़ा था। आज हम अमीर खुसरो की अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में और उनका भारतीय इतिहास तथा मध्यकालीन इतिहास में क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अमीर खुसरो ने अनेक रचनाएं लिखी जिसका उल्लेख अन्य समकालीन इतिहासकारों ने भी किया है। उसकी तीसरी प्रमुख जो रचना है वो है नूह सिपहर। कवि ने अमीर खुसरो ने इस रचना में 1318 में इस रचना को पूरी किया। इस रचना में 9 अलग अलग भाग सिपहर में ये रचना बटी हुई है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद यह रचना लिखी गई। यह मुबारक शाह खिलजी के समय लिखी गई रचना है। इसमें कवि पैगंबर मोहम्मद व निजामुद्दीन औलिया की स्तुति से इस रचना को वो प्रारंभ करता है। इस रचना से मुबारक शाह खिलजी के राज्यारोहण, उसके द्वारा किए गए देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल पर आक्रमण व उसके द्वारा बनाए गए दिल्ली में प्रमुख भवनों का विवरण इस रचना से हमें प्राप्त हो जाता है। इस रचना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कवि ने भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, धर्म, भाषा आदि की मूल्यवान जानकारी दी है। वह लिखता है कि हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। यहाँ की जलवायु खुरासान से भी कहीं अच्छी है। आम, केला, इलायची, कपूर, लौंग व अंगूर आदि की खेती यहाँ पर होती है। आदि की उपमा नहीं दी जा सकती है। वह बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। पान के समान संसार में कोई वस्तु नहीं है। यहाँ के मेवे अन्य जगह नहीं पाए जाते। कवि भारत को स्वर्ग के समान मानता है और इस संबंध में तर्क भी वो देता है। तो हम देखें तो अमीर खुसरो की जो महत्वपूर्ण तीसरी रचना है वो है नूह सिपहर, अर्थात 9 भाग। और ये इन 9 भागों में उसने मुबारक शाह खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का प्रमुख शासक हुआ, उसके समय में ये रचना लिखी गई रचना है। तो उसमें राजनीतिक घटनाक्रम की तो वो जानकारी दे ही रहा है और इसके साथ साथ वो भारतीय भूगोल की भी रचना दे रहा है। भारत में उत्पन्न होने वाली विभिन्न उपज हैं उनके बारे में वर्णन देता है। भारत के की भौगोलिक स्थिति के साथ भारत के जो उसकी प्रसिद्धि है उसके बारे में भी वो वर्णन देता है। भारत की तुलना वो अन्य देशों के साथ करता है और जहाँ तक तुलना करने के साथ साथ वो कहता है कि भारत के स्वर्ग के समान वो मानता है। इसीलिए उसके द्वारा जो भारत के बारे में जो वर्णन दिया गया है, इसी कारण से उसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तो भारत को जो स्वर्ग के समान उसने माना है, उसके संबंध में वो तर्क देता है। तर्क में वो देता है कि भारत के जो लोग हैं, भारत जो है वो विज्ञान और बुद्धिमान लोग जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। इस कारण से भारत की वो तुलना अन्य देशों से करता है और भारत को श्रेष्ठ मानता है। दूसरा वो देता है कि भारत में अंक और शतरंज का आविष्कार हुआ है, इस कारण से भारत श्रेष्ठ है। ये कवि के अपने खुद के विचार हैं। कवि भारत की भाषाओं के बारे में भी जानकारी देता है। हिंदी जो दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों की भाषा थी, इसके बारे में वो उल्लेख करता है। संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी। उसने हिंदुओं के 4 वेदों के बारे में भी लिखा है। वेदों के बारे में उसकी जानकारी सीमित थी। भारत के जादू टोने, सती प्रथा के बारे में भी वो उल्लेख करता है। यहाँ के खेले जाने वाले चौगान जो कि पोलो के खेल था, उसके बारे में भी वो उल्लेख करता है। ऋतुओं का भी वो वर्णन देता है, जिसमें बसंत ऋतु को सबसे प्रमुख वो मानता है। दरबार में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे नौरोज आदि का भी वो उल्लेख करता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता के द्वारा उस समय के इतिहास, समाज व सामाजिक स्थिति का भी वर्णन दिया है, जो समाज, संस्कृति व इतिहास की जानकारी का एक उत्तम स्रोत है। तो नूह सिपहर जो है राजनीतिक इतिहास के साथ साथ समाज का दर्पण है। समाज के बारे में जानकारी मिल रही है, भारतीय भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें विविध विषयों के बारे में जानकारी दे रहा है। संस्कृति के बारे में जानकारी दे रहा है और यहाँ की हम देखें जो साहित्य है उनके बारे में वो
जानकारी दे रहा है, भाषा के बारे में जानकारी दे रहा है, यहाँ के खेलों के बारे में जानकारी दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ के लोगों की जो श्रेष्ठ हैं, किन किन मामलों में श्रेष्ठ हैं, उन सब की वो जानकारी। तो नूह सिपेरा जो है विविध विषयों की जानकारी इसमें प्राप्त हो जाती है और एक समकालीन इतिहासकार के रूप में और एक कवि के रूप में उस समय की तत्कालीन जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरी प्रमुख जो चौथी उसकी रचना है वो है तुगलकनामा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें तुगलक वंश के बारे में वर्णन दिया गया है। कवि ने गयासुद्दीन तुगलक के आदेश पर ये रचना लिखी, जिसमें मुबारक शाह खिलजी की हत्या और खिलजी वंश का पतन और खुसरो खां के राज्यकाल, तुगलक के समय के विद्रोह, अमीरों के पत्र व्यवहार, दिल्ली पर उनके आक्रमण, खुसरो खां तथा उसके भाई के बंदी बनाए जाने तथा उसकी हत्या का उल्लेख इसमें किया गया है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु और मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण का इसमें वर्णन मिल जाता है। तो तुगलकनामा जो रचना है, जो कि अमीर खुसरो की रचना है, ये महत्वपूर्ण रचना है। राजनीतिक इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिल जाती है कि किस तरह से खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो कमज़ोर शासक खिलजी वंश के समय में बैठे, उनके समय किस तरह से अमीरों के ने षड्यंत्र किए, दासों ने किस तरह से षड्यंत्र किए और किस तरह से खिलजी वंश का उन्होंने पतन किया, अपने हाथ में उन्होंने सत्ता ली और किस प्रकार से जो एक शक्तिशाली अलाउद्दीन खिलजी के समय एक राज्य की स्थापना हुई और खिलजी वंश जो कि संपूर्ण भारत में जो विस्तारित हो चुका था और जो अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके समय में सभी अमीर उसके अधीन थे। वही साम्राज्य उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों के समय में हम देखें तो किस प्रकार से धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है और इसी प्रकार से किस तरह से एक नए राजवंश की स्थापना होती है। और उन राजवंशों में हम देखें तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वो जानकारी देता है और उसके समय में हम देखें कि उसके समय में उसका राज्यारोहण और उसके बाद उसके समय में विद्रोह होना, अमीरों के पत्र व्यवहारों के बारे में वो वर्णन देता है और दिल्ली पर किस तरह से आक्रमण है, खुसरो खां का जो आक्रमण है और उसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा उसको पराजित करना, उसका वध करवा देना, इन सब घटनाक्रम का जो वर्णन है वो इसके अंतर्गत मिल जाता है। और इसी प्रकार से ये रचना इस कारण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है तुगलकनामा, क्योंकि इसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का भी वर्णन इस रचना में हमें मिल जाता है। तो गयासुद्दीन जो कि समकालीन जो अन्य इतिहासकार हैं वो इस घटनाक्रम का उल्लेख नहीं कर पाते। तो एक प्रकार से क्रमबद्धता जो है उसकी रचना में, अमीर खुसरो की रचना में एक विशेषता है कि वो एक शासक के बाद दूसरा शासक किस तरह से और तिथि क्रम का जो वर्णन है वो भी उसकी रचना क्रम में हमें मिल जाता है। तो घटनाक्रम का समकालीन वर्णन, आंखों देखा वर्णन, तिथि क्रम के अनुसार वर्णन और एक राजवंश का किस तरह से पतन हो रहा है और दूसरे राजवंश की स्थापना हो रही है, इन सब का वो वर्णन इसके अंतर्गत कर जाता है। तो अमीर खुसरो की रचनाओं में हम देखें तो किस तरह से दास वंश का पतन है और बलबन के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में किस तरह से खिलजी वंश की स्थापना हुई, इसी तरह से खिलजी वंश के अंतिम समय में किस प्रकार से तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने अपने हाथ में सत्ता ली और उसने नए वंश की स्थापना की, इस सब का वर्णन वो दे जाता है। तो इस प्रकार तुगलकनामा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें खिलजी वंश के पतन और तुगलक वंश की स्थापना के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो ये एक तरह से राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसका बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिल जाती है। तो अमीर खुसरो की ये दोनों ही रचना हैं, जो नूर सिपेह है वो तो समकालीन समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा है और तुगलकनामा जो है वो राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा है। धन्यवाद।